जय हिंद दोस्तों। आज हमारे पांचवा लेक्चर है। चार लेक्चर हम कंप्लीट कर लिए हैं पहले टॉपिक का। ठीक है, जो पहला चैप्टर हमारा पंचायती राज सब्जेक्ट का है, चार लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पांचवा लेक्चर है। हम चौथा लेक्चर किसका लिए थे? जो चौथा लेक्चर हमारा हुआ था वो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 कराए थे। ठीक है, और उसके आगे हमने थोड़ा अगला चैप्टर कराए थे। हमने ये चैप्टर कराया था कब? लास्ट टाइम। आज हमारा इसके बाद अगला टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक में हमने थोड़ा सा करा दिया था, इसका हमने एक पार्ट करा दिया था, अगला पार्ट हमको कराना है। ठीक, तो आप लोग, आई होप, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग ने रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से, क्योंकि आपको रिवीजन जरूर करना, मस्ट से मस्ट। ठीक है, हो सके आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, चलते रहिएगा, फिरते रहिएगा, कहीं घूमते हैं तब भी क्लास कान में लगा लीजिए, देखते रहिए। ठीक, तो आप लोग सुनेंगे तो काफ़ी आपको याद रहेगा चीज़ें, क्योंकि जितनी बार हो सके नया सब्जेक्ट आपका मोर एंड मोर रिवीजन करना आपको। ठीक है ना, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था, आज हमको इसका सेकेंड पार्ट देखना है। ठीक है, हमको यहाँ से पढ़ना था संविधान यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ना था। क्या पढ़ना था हमको? महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ना। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट इसमें क्या है? ग्राम सभा का गठन। किसका? ग्राम सभा का गठन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 1963 में, कब? 1963 में पंचायती राज आंदोलन हुआ। क्या हुआ? पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थित अध्ययन दल, किसका स्थित पर अध्ययन दल की रिपोर्ट सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अध्ययन दल की रिपोर्ट द्वारा सुझाव दिया गया था कि ग्राम सभा को हर राज्य में संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देना चाहिए किसको? ग्राम सभा को। ठीक है, संवैधानिक। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम बन जाने से राज्यों के लिए क्या है, ये अनिवार्य हो गया, यानी बाध्यकारी हो गया। जब 73वां संविधान संशोधन आया था, क्या हो गया था? बाध्यकारी हो गया था कि हर राज्य को पंचायती राज गठन करना है, पंचायती स्थानीय स्वशासन गठन करना ही करना है। उनका कोई ऑप्शन नहीं था बचाव का। क्या कि वो ग्राम सभा अपने पंचायती राज कानून का अभिन्न अंग बनाए। केंद्रीय अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, किसके? प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापना, यानी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की, ताकि सभी मतदाताओं को ग्रामीण समुदाय के विकास में भाग लेने के योग्य बनाया जाए। ये किसके तहत किया गया था? 73वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत किया गया था, जब बन गया था। और क्या दिया गया था उसमें नियम? नियमित और सामायिक चुनाव सुनिश्चित करना। पहला क्या था? ग्राम सभा का गठन करना है, क्योंकि जब ग्राम सभा ही गठन होगी तभी आप ग्राम पंचायत का चुनाव करेंगे, और ग्राम पंचायत का चुनाव करेंगे तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड रखना पड़ेगा ना। अनिश्चितता काल तो रख नहीं सकते आप लोग कि राजा एक चुन लिया गया, वो जब तक मर नहीं रहे तब तक वो राजा बने रहेंगे। ठीक, इसके लिए एक निश्चित काल तक के लिए टाइम पीरियड डिसाइड किया गया। तो टाइम पीरियड क्या किया गया है? तो संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित, एक फिक्स टर्म होगा, नियमित और सामायिक चुनाव कराना अनिवार्य है। 73वें संशोधन में यह व्यवस्था भी की गई कि अगर पंचायतें भंग की जाती हैं तो चुनाव 6 माह के अंदर कराए जाने आवश्यक है। अगर आगे पढ़ेंगे हम लोग कि 5 साल डिसाइड किया गया था, क्या डिसाइड किया? 5 ईयर डिसाइड किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश, क्या है, किसी कारणवश अगर पंचायत को भंग की जाती है तो चुनाव, तो इलेक्शन 6 माह के अंदर करवाना आवश्यक है, कंपलसरी है। ठीक, ये प्रोविजन भी साथ साथ दे दिया गया। ठीक है ना, इसके बाद क्या है? कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण करना, इसका भी प्रावधान बताया गया 1978 में दांतेवाला कमेटी ने। कौन ने? दांतेवाला कमेटी। ये ध्यान रखिएगा कौन सी कमेटी ने बात की थी कमजोर वर्गों के आरक्षण के लिए। तो किसने किया था? दांते वाला कमेटी ने किया था कि पंचायती राज संस्थाओं दरबार के रूप में काम करती है और ग्रामीण, और क्या है, ग्रामीण समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए मिलने वाले लाभों को रोकती है। इसलिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में क्या किया गया था? अनुसूचित जाति
के लिए तथा विकास में उन्हें भाग लाने के लिए समर्थ बनाया जा सके, इसलिए वहां पर आगे आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था। किसका प्रावधान किया गया था? आरक्षण का। क्योंकि जब तक पूरी जनसंख्या, अब मान लेते हैं आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, 4 लोगों में अगर एक लोग कमाएगा तो इनकम क्या होगी? थोड़ा कम होगी। एक घर और है, वहाँ भी 4 लोग हैं, वहाँ चारों लोग कमा रहे हैं, क्या होगी? यहाँ पर इनकम ज़्यादा होगी ना, इनकम ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा आएगी, मतलब ज़्यादा खुशहाल रहेंगे। आप घर में 2 लोग भी कमा रहे हैं, तब ये 4 कमा रहे हैं तो ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, ज़्यादा खुशहाल रहेंगे। इसलिए पूरी सभी जनसंख्या को क्या करना था? ऐड करना था इससे, ठीक है ना। तो इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, और साथ ही SC ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, और साथ ही महिलाओं के भी आरक्षण के प्रावधान की बात की गई थी। किसके? महिलाओं के। 73वां संविधान अधिनियम अपेक्षा करता है कि पंचायतों में इसके सदस्यों और अध्यक्षों के दोनों स्थान पर महिलाओं के लिए इंक्लूडिंग यानी कि अनुसूचित जाति तथा ST और SC महिलाओं सहित 1/3 स्थान आरक्षित रहेगा। कितना? 1/3। 1/3 क्या है? महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहेगी, इंक्लूडिंग SC एंड ST महिला, अर्थात आप लोग कह सकते हैं 33%, मोटा मोटा, ठीक। फिर अब पंचायत गठन हो गया, आरक्षण दे दिए गए, लेकिन उनके लिए फाइनेंस भी तो चाहिए कि नहीं, चले कैसे? तो पर्याप्त वित्तीय संसाधन। तो पंचायतों के पास वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी है। जो गांव में कितना टैक्स लगाएंगे आप लोग, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि नहीं दी जा रही है। दूसरा बात क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है पंचायत राज, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट जितना चाहेगी वो अपने हिसाब से पैसा देगी, मर्जी होगी नहीं देगी। तो उसके लिए क्या है जरूरी है? तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान जरूरी रहेगा। तो पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का गठन करने की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए? स्टेट फाइनेंस कमीशन भी गठन करने की बात की गई थी। किसकी? स्टेट फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। अब ये चीज़ सब हो गई, लेकिन अब उनका इलेक्शन भी तो कराना पड़ेगा, तो पंचायतें गठन हो गई तो उसका इलेक्शन कराना पड़ेगा हम लोग का, तो चुनाव आयोग की जरूरत पड़ेगी। किसकी? इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अधिनियम में पंचायतों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से राज्य चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी गठन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद किसमें आते हैं हम लोग? जिला योजना समिति का गठन। जिला योजना समिति का गठन करना है, ठीक। तो संविधान के अनुच्छेद 243 ZD, इसमें 243 ZD, ठीक है, यह व्यवस्था की पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों में क्या करना है? द्वारा तैयार की गई योजना, यानी जो ये योजना तैयार करेंगे इस समकेन के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई योजना बनाई जाएगी तो उनको जिला यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, ये बात कही गई थी। फिर ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय, जब योजना तैयार की उसके पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, करते समय यह स्थानिक योजना भौतिक एवं प्राकृतिक स्रोतों, संरचनात्मक और पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखेंगे, यानी कि नेचुरल रिसोर्स जो हमारा होगा उन सभी को ध्यान में रखते हुए योजना हमको तैयार करना है। क्योंकि नेचुरल रिसोर्स हमारे क्या है? लिमिटेड ही है, उनको सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमको योजना तैयार करना है। जैसे इनक्लूसिव ग्रोथ, इनक्लूसिव डेवलपमेंट, इसकी बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ रहे हैं ना आप लोग, कि फ्यूचर के लिए भी बचा के हमको रखना चाहिए। तो आगे आते हम लोग, इस अधिनियम में पूरे जिले की विकास संबंधी योजना तैयार करने के लिए जिला स्तर पर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय की व्यवस्था की जाएगी। इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि पूरे जिले के विकास संबंधी योजना तैयार करने के लिए जिला स्तर पर
कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय की व्यवस्था की जाएगी, संवैधानिक निकाय क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद आते हैं अगला चरण पर हम लोग, संविधान 73 संशोधन अधिनियम 1992 का कार्यान्वयन, कैसे इनका कार्य करना पूरा, ठीक। तो अनुरूपता विधान, तो ये क्या है, राज्य विधानसभा के लिए यह आवश्यक था, इसके लिए स्टेट के लिए, राज्य विधानसभा के लिए यह आवश्यक था कि वो अपने पंचायत अधिनियमों को केंद्रीय विधान के अनुरूप इसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर, अर्थात यानी क्या बोला गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि आज हम लोग यानी कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, और उसके 1 साल के अंदर ही अगर कोई स्टेट चाहे तो उसमें संशोधन करके अपने हिसाब से लागू कर सकता है। लेकिन अगर 1 साल कंप्लीट हो जाए पाएगा तो उसमें कोई आप लोग संशोधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट ही संशोधन कर सकती है। अगर कोई पार्लियामेंट कानून बनाते तो उसमें पार्लियामेंट ही संशोधन करते, लेकिन इसमें ये दे दिया गया था छूट 1 साल के लिए, कोई भी स्टेट चाहे तो उसमें अपना संशोधन कर सकती है, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ आ गई, कोई भी स्टेट चाहे तो मतलब 1 साल के अंदर अपना उसमें कुछ संशोधन कर सकता है, ये बात उसमें बोला गया था, ठीक। और 1 साल का पूरा हो रहा था 24 अप्रैल 1994 तक, यानी इस डेट तक क्या करना था, संशोधन कर लेता तो मान्य होगा। तो उसमें 25 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेशों में, यानी उस टाइम 94 में कितने थे, टोटल 25 राज्य थे और 7 यूटी थे। इनमें से 21 राज्य और 6 यूटी ने संशोधन करके लागू कर दिया था। लेकिन क्या था, यह अधिनियम मेघालय, यानी मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के लिए लागू नहीं था। कहाँ कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे कौन कौन से, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर लागू नहीं था क्योंकि ये राज्य 6ठी अनुसूची के क्षेत्र का भाग है। संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली में भी लागू नहीं है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह शहर एरिया है, अर्बन एरिया है, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली में भी लागू नहीं किया गया, दिल्ली में नगर निगम की व्यवस्था की गई थी। और क्या क्या गया था, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट है, टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। जो पंचायती राज वाला है उसमें कितना टोटल सब्जेक्ट बताए गए हैं कि पंचायत के पास टोटल 29 विषय पर काम कर सकते हैं, 29 विषय दिए गए थे जो पंचायती राज के पास सौंपे जा सकते हैं। और कौन सौंपेगा इसको, स्टेट गवर्नमेंट सौंपेगा। उनमें से कौन कौन से थे, तो पहला आपका उसमें उत्पादन संबंधी, यानी प्रोडक्शन संबंधी गतिविधियां, जैसे कि अब ये उत्पादन संबंधित गांव से ही रिलेटेड होंगे, ना कि इंडस्ट्रीज होंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि पंचायत वाला गांव से संबंधित। तो क्या हो जाएगा, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग, ईंधन और चारा तथा सिंचाई सहित लघु उद्योग, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या कहा गया था, उसके बाद भू विकास कार्यक्रम, जो गांव में भू विकास कार्यक्रम करना उनके लिए क्या क्या व्यवस्था थे, भू सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जैसे कि तालाब बना के जल प्रबंधन कर सकते हैं, जल सांभार विकास, प्रतिभूमि विकास, सर कोई प्रतिभूमि है तो उस पर इसे देखते होंगे मनरेगा से ग्राम प्रधान क्या कहते हैं, जो जंगल एरिया रहते हैं बांध बनवाते हैं, भूमि बराबर कराते हैं, सामाजिक वन विद्या और चारागाह, ये व्यवस्था, ये क्या है, पंचायती राज विषय के सब्जेक्ट में आते हैं। फिर कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए गरीबी उन्मूलन संबंधित कार्यक्रम स्टार्ट करना, कौन सा, पॉवर्टी इरेडिकेशन, उसको समाप्त करना था। नागरिक सुविधाओं, नागरिक के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे कि पेयजल हो गया सुविधा। अब गांव में देखते होंगे, अब आप लोग 10 साल 20 साल पहले चले जाएंगे तो गांव में किसकी व्यवस्था थी, पानी के लिए कुआं की व्यवस्था होती थी, जिससे सब लोग को दिक्कत होती थी भरने के लिए, तो नल की व्यवस्था कराई गई। अब तो समरसेबल हो चुके हैं अधिकतर हर जगह। विद्युतीकरण, उस टाइम बिजली भी नहीं होती थी तो केरोसिन पर अटकाया जाता था लाइट के लिए। विद्युतीकरण, गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण सड़कें, पुल पुलिया, जलमार्ग, सफाई, ग्रामीण आवास और स्वास्थ्य, ये इस सबके किसके सब्जेक्ट थे, तो ये पंचायत के सब्जेक्ट थे। यानी पंचायत इन सभी में क्या है, कानून बना सकती थी और इन चीजों को काम करा सकते थे। शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, प्राथमिक पाठशाला,
प्रौढ़ शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तथा पुस्तकालय बना सकते थे। समाज कल्याण, महिलाओं और बाल विकास का कल्याण करने के लिए योजना बना सकती है। पर्यावरण कल्याण, विकलांगों और मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों की देखरेख के लिए। उसके बाद सामुदायिक, कौन से, सामुदायिक परिसंपत्तियों पर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का रखरखाव, पीडीएस सिस्टम का, इसे गाँव क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ से आप लोग अनाज मिलता है, इन चीज़ों के देखरेख के लिए। ठीक। उसके बाद ग्रामीण बाजारों और ग्रामीण मेलों का आयोजन कराना और नियंत्रण करना, जो गांव में मेला होते हैं उनका आयोजन करना, नियंत्रण करना और टैक्स लगाना, ये सब चीज़ें किसके अंदर थे, पंचायत के अंदर दी गई थी। ठीक है, आगे आते हम लोग। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है, जो 11वीं अनुसूची में भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये आपका आर्टिकल 243 जी इसमें दिया गया है। ठीक है, आपसे आर्टिकल जरूर पूछेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, जितना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें का आर्टिकल से तो आपका क्वेश्चन आना ही श्योर है। तो आप लोग को आर्टिकल रट्टा बिल्कुल मार लेना है, कौन सा आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। सब 243 से स्टार्ट होते हैं, आपका 243 ओ तक जाते हैं, लेकिन सबको याद रखना 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक, ये आपको 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे आपका क्या है, कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल क्षेत्र का विकास, लघु उद्योग, जैसे गांव मेले लगते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं, मत्स्य उद्योग, अब गांव के किनारे अगर नदी वदी है तो मछली उछली पालन होती है, पशुपालन होता है, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, पेयजल व्यवस्था, लघु वन उपज, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, ईंधन और पशु चारा। अब जैसे कि देखोगे गांव में जो आवास वितरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, पंचायत के माध्यम से ही होता है आवास का वितरण। भली होती है वो जो योजना सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को होती है, लेकिन उसका वितरण कौन करता है, पंचायत ही करती है, ग्राम प्रधान। सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार, इनके निर्माण कौन कराता है, प्रधान ही कराता है, ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाता है। मनरेगा के थ्रू, किसके थ्रू, मनरेगा के थ्रू कौन कराता है, आप लोग देखेंगे मनरेगा के थ्रू गाँव में जो बांध बनते हैं, छोटी छोटी पुलिया बनती हैं, तालाब बनते हैं, सब कौन कराता है, प्रधान ही कराता है। ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है गरीबी उन्मूलन करना। शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यवसाय शिक्षा, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा, परिवार कल्याण, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जैसे गांव में क्या होता है, त्योहारों में मेले लगते हैं तो उनका देख रेख करना है, बाजार व मेले, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण करना, दुर्बल वर्गों अर्थात SC ST वर्गों के लिए कल्याण का काम करना, महिला व बाल विकास के लिए कुछ योजना लाना, उनका सही से वितरण करना, समाज कल्याण अर्थात दिव्यांग या मानसिक मंद व्यक्तियों के सहित इनकी सब चीज़ों की देख रेख करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और विभाजक क्षेत्र, ये सभी क्या है, पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को एग्जाम में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कहेगा कौन पंचायत के अंतर्गत नहीं है, यही पूछेगा। ठीक है, 4 देगा, पूछेगा कि पंचायत का इसमें कौन सा विषय नहीं है, कौन सा पंचायत का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, अब हम लोग आते हैं पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसका पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज। उसके बाद हम लोग यहाँ से हमारा 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और अगले चैप्टर में हम लोग इंटर कर जाएंगे। तो अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, तो अगला चैप्टर हम लोग करेंगे जो 20 नंबर का हमारा सिलेबस में दिया है, 5वां चैप्टर, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 20 नंबर वाला थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा फैक्चुअल है, तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको और टॉपिक कंप्लीट करते गए। 5वां चैप्टर क्या हमारा, ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ये 20 नंबर का है ये चैप्टर 5वां। योजनाएं हैं तो योजना काफ़ी होती है, तो योजना आपको रखना पड़ेगा, इसलिए योजना इसके बाद किया जाएगी। ठीक है,
और अभी तक आप लोगों ने हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं लेकिन अब धीरे धीरे कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कराइए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो थोड़ा पहुँचे क्लास में। और आपको कंप्यूटर की भी क्लास जल्द ही मिलने वाली है। एक नए टीचर से बात हुई है तो लोग बोले हैं कि कंप्यूटर क्लास जल्दी जैसे फ्री होते तो बोले कि हम आपके पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और आपको यूपी स्पेशल क्लास मिल रही है रेगुलर, यानी वन डे छोड़कर आपको यूपी स्पेशल भी क्लास चल रही है कंटिन्यू। आपको 2 सब्जेक्ट क्लास मिल रही है, बचा एक सब्जेक्ट क्लास, तो वो भी आपको जल्द ही मिलेगी, ठीक है ना। आपको यहाँ से 85 नंबर का सिलेबस कराया जा रहा है, 15 नंबर का जल्दी ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी, 10 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ है नहीं, कंप्यूटर की टेंशन मत लीजिए आप लोग, कंप्यूटर सिंपल है, आसान है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक उपबंध यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखना है, कौन कौन से आर्टिकल के तहत है, क्या क्या दिया गया, ठीक है। ये आज हमको देखना है। और अगर आप लोगों की क्लास थोड़ा स्लो लगे तो कुछ लोगों के पढ़ चुके हो सकता है या रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन में आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज। तो भारतीय संसद द्वारा 73 संविधान संशोधन, इसको कई बार बता चुके हैं, 73 संविधान संशोधन द्वारा 1993 में क्या है, कब 1993 में तहत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया था। तो उत्तर प्रदेश ने कब पारित किया था, 1994 में। हो सकता है सेंटर कब किया था, 93 में। स्टेट कब किया था, यूपी 94 में। और क्या कहा था, यहाँ पर 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र एवं इससे कम होने पर कई गांव को सम्मिलित करके पंचायत गठन किए जाएंगे। यानी क्या कंडीशन रखी गई थी कि कम से कम 1000 पॉपुलेशन हो गई तब क्या करेंगे हम लोग, पंचायत गठन करेंगे। अगर 1000 किसी गाँव में जनसंख्या नहीं है तो 1 से 2 गाँव मर्ज कर सकते हैं, 2 या 3 अगर जितने होते हैं उनको मर्ज करके क्या कर दिया जाएगा, एक ग्राम सभा घोषित कर दिया जाएगा और उसी में एक ग्राम पंचायत नियुक्त किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। तो जनसंख्या कितनी चाहिए, 1000, ठीक। अगर कम है तो 2-3 गांव मिक्स कर सकते हैं। सामुदायिक विकास का ढांचा क्या बनाया गया था, तो सामुदायिक यानी सामुदायिक विकास के लिए प्रशासनिक ढांचा क्या है, किसका, प्रशासनिक। तो प्रशासनिक ढांचा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या था, जी नीचे चाहते हैं, सबसे आपके नीचे हो जाएगा ग्राम स्तर पर, फिर खंड अर्थात ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर उसके बाद आपका आता है राज्य स्तर पर, फिर इसमें आ जाएंगे सभी मंत्रीगण, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत क्या है आपका, ग्राम में क्या है, ग्राम सेवक अर्थात जनता, ग्राम सेवक सबसे नीचे क्या जनता हो जाएगी, फिर ग्राम प्रधान हो जाएगा। उसके नीचे आपका क्या है, बीडीओ, खंड विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर क्या हो जाएगा आपका, जिला विकास अधिकारी। जिला स्तर पर कौन आएगा, जिला विकास अधिकारी था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, विकास आयुक्त यानी सचिव आ जाएंगे, फिर आपका मुख्यमंत्री आ जाएंगे, देन उसके बाद आपका जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ गए। ये आपका प्रशासनिक ढांचा है, टॉप टू बॉटम या तो बॉटम टू टॉप, ठीक है। इसी हिसाब से आपका प्रशासनिक ढांचा है और इसी स्तर में आपका योजना आपका ट्रांसफर होते हैं, सेंटर से स्टेट, स्टेट से जिला, जिला से आपका ब्लॉक, ब्लॉक से आपका गांव, गांव से जनता में जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जनता, जनता से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से आपका कहाँ जाएगा, स्टेट, स्टेट से आपका नेशन, क्योंकि जनता से ही मिलकर गांव बने, गांव से मिलकर क्या बना आपका, ब्लॉक बना, ब्लॉक से मिलकर आपका जिला बना हुआ है, जिलों से ही मिलकर क्या बना आपका, स्टेट बना हुआ है, और कई स्टेट से ही मिलकर आपका नेशन बना है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोलिंग है, ठीक है। गांव का विकास होगा मतलब देश का विकास हो रहा है, देश का विकास मतलब गांव का विकास, ठीक। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंपॉर्टेंट क्या, हम लोग पंचायती राज, पंचायत से संबंधित सभी आर्टिकल को देखेंगे। आपको क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल आपको रटा होना चाहिए जबान पर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, कंपलसरी है, ठीक। तो आर्टिकल 243 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 243 में आपका है ग्राम पंचायती व्यवस्था। तो आपको जो ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल दिए हैं
तो आर्टिकल आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आर्टिकल आपका 243 से लेकर 243 ओ तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक? ओ तक। जिसमें आपको 243 में क्या दिया है? ग्राम पंचायत की डिफिनेशन दिया है, सब परिभाषा दिया हुआ है। बताया गया है ग्राम पंचायत आपका एरिया क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, टेरिटरी क्या होगा, लोग कैसे होंगे, कौन लोग होंगे, ये सब बताया गया है। उसके बाद 243 ए में क्या बताया गया है? ग्राम पंचायत का गठन बताया गया है, सॉरी ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 ए में क्या बताया गया? ग्राम सभा। ग्राम सभा कैसे होगी? जिस हिसाब से आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो लेजिस्लेचर ला बना के बनाएगी, वही आपको मानना पड़ेगा, और वही पावर दे, जो पावर देगी स्टेट गवर्नमेंट, उस हिसाब से लागू होंगे। 243 बी में, 243 बी में क्या बताया गया? पंचायत और गठन। इसके बारे में पंचायत और गठन के बारे में बताया गया है, ठीक। फिर उसके बाद आपका 243 में, 243 में क्या कहा गया है? पंचायतों के स्ट्रक्चर यानी कंपोजिशन, संरचना कैसे होगी, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। फिर आपका 243 डी में, 243 आपका डी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है? आरक्षण के बारे में बताया, रिजर्वेशन के बारे में, कि एससी और एसटी तथा महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षण है। और महिलाओं के लिए कितना है? एससी और एसटी के लिए तो वहाँ के यानी लोकल यानी ग्राम की जनसंख्या के अनुसार उनको दिया जाएगा। और फीमेल का, तो फीमेल क्या है? रिजर्वेशन 33% है। कितना परसेंट है? 33%, 1/3। ये इंक्लूडिंग एससी और एसटी महिलाओं के सहित है, ठीक है, उनको सहित रिजर्वेशन है, उनके बारे में बात की गई है। पंचायतों की अवधि, पंचायतों का टाइम पीरियड क्या होगा? तो पंचायतों का पीरियड टाइम 5 साल होगा। कितना साल होगा? 5 ईयर होगा। और साथ ही क्या कहा गया था कि अगर पंचायत क्या है, अगर पंचायत 5 साल के पहले भंग हो जाती है किसी कारणवश, तो उसमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। कितना बताया गया था? 5 साल बताया गया था। फिर सदस्य के निहरताएं, यानी जो सदस्य चुना जाएगा उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये चीज बताया गया है। और उसको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है? तो डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है? जैसे आपका विधानसभा में होता है, कोई पागल ना हो, दिवालिया ना हो, या किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। और यहाँ पर एक दिया गया था कि कोढ़ी ना हो, ठीक है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये इसकी नहीं हटा दी गई थी, ठीक। और इसके लिए एक कंडीशन बस 21 साल है चुनाव लड़ने के लिए, और सब सेम कंडीशन है जो लोकसभा में आपके या राज्यसभा में या विधानसभा में होते हैं। एज के बस इसमें कम है, ठीक। उसके बाद क्या है? पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व। तो शक्ति हम लोग पाओ कार्य पढ़ लिए, कौन कौन से पंचायत में कार्य आते हैं। टोटल 29 कार्य दिए गए थे इसमें, 29 विषय दिए गए थे, ठीक है। कितना टोटल? 29। 247 जी पढ़ चुके हम लोग पहले। उसके बाद आपका एच, तो पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने पर की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ क्या है? तो 243 में क्या बताया गया है कि पावर, इनके टैक्स से रिलेटेड क्या पावर है? पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड एंड पंचायत, यानी कि टैक्स कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, उस हिसाब से पावर दी गई है एच में। आई में क्या है? वित्तीय स्थिति की पुनर्गठन, यानी कोई वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो 243 आई में क्या कहा गया? वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन करना। किसका गठन करना है? फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, उसके बारे में बात की गई है, जिससे कि स्टेट और पंचायत के बीच में क्या है? मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके आसानी से, और कितना टैक्स लेना है, कहाँ से लेना है, वो सब चीज़ डिसाइड कर सके, और कितना ग्रांट देना है पंचायतों को। कौन बताएगा? फाइनेंस कमीशन बताएगा। कौन? स्टेट फाइनेंस कमीशन। किसको? सेंटर, स्टेट को, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई में। उसके बाद आपका 243 जे में क्या है? पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, मतलब क्या? ऑडिट करना। सीएजी होता है सेंटर में, तो इसे यहाँ भी ऑडिट किया जाएगा, कितना पैसा खर्च किया जाएगा। क्योंकि ये कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या बना सकती है? सीएजी जैसे एक संस्था बना सकती है, यानी कि ऑडिट करने के लिए, ऑडिट ऑफ अकाउंट के लिए कोई ना कोई विधानमंडल बना सकता है इसको। फिर 243 के में क्या है?
पंचायतों के लिए निर्वाचन यानी इलेक्शन किसके बात की गई है? इलेक्शन के। तो इलेक्शन में तो कराना पड़ेगा, तो इलेक्शन के लिए क्या कहेगा? ये अनुच्छेद 243 के बोला गया है। ठीक। और इसी में ही आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की बात की गई है। किसके? स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात गठन की गई है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा उसका शपथ कौन दिलाएगा? तो उसके शपथ दिलाएंगे गवर्नर। कौन दिलाएंगे? गवर्नर दिलाएंगे। ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन रिमूव कैसे किया जाएगा? तो ये चीज़ अभी जितने आर्टिकल हैं इसको अगला चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना भी है अभी, इसलिए यहाँ पर केवल आर्टिकल आर्टिकल हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पूरा आपका 243 से लेकर 243 ओ तक अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे पूरा डिटेल में पढ़ना हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग केवल ओवरव्यू देख रहे हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिमूव कैसे किया जाएगा? तो जैसे ही आपका हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाएगा वैसे आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जाएगा। ठीक है। फिर आपका एल में क्या कहा गया है? एल में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो ऐसे कुछ यूटी हैं वहां पर लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अभी बताए थे हम लोग, मेघालय था, मिजोरम था और नागालैंड, यहाँ पर आपका क्या है? लागू नहीं होगा। और भी कुछ स्टेट के कुछ एरिया में लागू नहीं होगा। ठीक। आपका कैसे बता, नहीं सॉरी, आपको 243 एम की बात कह रहे हैं हम लोग। 243 में क्या कह रहा है कि जो कुछ आपके स्टेट हैं और कुछ स्टेट के एरिया है, तो स्टेट में आपका मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ तो बिल्कुल लागू नहीं किया गया था। और कुछ स्टेट के कुछ एरिया में किया गया था, जैसे नक्सलाइट एरिया वाले थे उनमें लागू नहीं किया गया था। उसके बाद आपका 243 एन में, तो क्या है 243 एन में? तो विद्यमान विधियों और पंचायतों को बने रहना, यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस लॉ एंड पंचायत, यानी कि ये पंचायतें कंटिन्यू बनी रहेंगी और जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट आपका वो बनाएगी, कानून बनाएगी। और आपको जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी 273 संविधान संशोधन में। 243 ओ, 243 ओ में क्या कहा गया है कि आपका कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या है? कोर्ट इसमें कोई आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा इलेक्शन में, तब तक जब तक कोई यहाँ पर फ्रॉड ना हो। यानी कोई कैंडिडेट अगर फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा के क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है, तब आप लोग अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तब हाई कोर्ट आपका सुनेगा, अदरवाइज आपका यहाँ पर कोई हस्तक्षेप कोर्ट्स में नहीं हो सकता। ठीक। यानी कि नो इलेक्शन टू एनी पंचायत शैल बी कॉल्ड एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट क्या है? जब तक कोई पिटीशन नहीं डालता है, किसी ने फ्रॉड किया है या कुछ किया है, तब तक इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कोर्ट। ठीक है, ये आज की क्लास यहीं पर आपकी एंड की जाती है आज। ठीक है, तो हमने पहला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर लिए हैं। उसके बाद हमारा अब अगला चैप्टर होगा। यहाँ से आपका 10 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप लोग आर्टिकल को रट लीजिएगा, जो लिखा है बस इतना ही। आप लोग का पूछ लेगा कि आरक्षण की बात पंचायतों में किस आर्टिकल के तहत की गई है, तो क्या बताएंगे आप लोग? 243 डी। ठीक। उसी तरह आपसे कहेगा इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन किस में बात की गई है? 243 के में। फाइनेंस कमीशन 243 आई में। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा ही आर्टिकल से तो पूछना ही पूछना है। ठीक। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको और इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आप लोग अगर कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक। और आपको टेस्ट भी जल्दी ही मिलेंगे। टेस्ट यानी कि आपको हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे पूरा यहाँ पर। इसका सब्जेक्ट वाइज पहले कराएंगे हम लोग ग्राम पंचायत का, आपको अगर हो सकेंगे तो यूपी स्पेशल वाला टीचर कराएंगे यूपी का, और कंप्यूटर वाले कंप्यूटर कराएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा कंटिन्यू। ठीक है, ओके।